हेलो एवरीवन, माय नेम इज अमन कुमार। देखो स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने टॉर्क की वैल्यू निकाली थी किसी भी मैग्नेटिक डायपोल पर। जब उसको मैग्नेटिक फील्ड में हमने उसको पुट किया, उसके बाद फिर हमने उस मैग्नेटिक डायपोल में पोटेंशियल एनर्जी जो उसने स्टोर की उसकी वैल्यू को फाइंड आउट किया था। आज उसी से रिलेटेड अपना नेक्स्ट टॉपिक है कि अगर इफ वी पुट ए मैग्नेटिक डायपोल इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड फ्रॉम θ1 to θ2 एंगल अगर वो रोटेट करता है, देन द वैल्यू ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी ऑन दैट मैग्नेटिक डायपोल, उसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना है। मैं बता रहा हूं आपको दोबारा से, जब भी आप किसी भी मैग्नेटिक डायपोल की पोटेंशियल एनर्जी को फाइंड आउट कर रहे हो, कहां पर, एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, और अगर वो आपका मैग्नेटिक डायपोल किसी θ1 से θ2 एंगल पर डिक्लाइन हो जाता है, रोटेट कर जाता है, उस दौरान उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी उसकी वैल्यू को आज फाइंड आउट करेंगे। देखो बिल्कुल सिंपल है। सबसे पहले मैं एक बार मैग्नेट लेता हूं, ये लो, ये आपका बार मैग्नेट है, और मैं कहता हूं कि ये इसका साउथ पोल प्रैक्टिकली यहां पे होता है, एंड दिस इज योर नॉर्थ पोल। और सपोज करो द लेंथ बिटवीन द बोथ पोल्स इज दैट इज 12। ओके, साउथ पोल नॉर्थ पोल दोनों मैंने शो कर दिए हैं। दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है, दोनों के बीच का जो सेपरेशन है, वो मैंने 12 से शो कर दिया है। अब देखो मैं एक बात अगर आपको बताऊं, m is equal to small m into 2l। स्मॉल m क्या है आपके यहाँ पे पोल स्ट्रेंथ है, 2l क्या है, दोनों के बीच का सेपरेशन है, और ये आपका होता है क्या, डायपोल मोमेंट, जो आप ऑलरेडी पहले डिस्कस कर चुके हो। तो देखिए अगर मैं बात यहाँ पर डायपोल मोमेंट की बात करता हूँ, डायपोल मोमेंट की बात करता हूँ, तो इसकी डायरेक्शन रहेगी ये फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल, और मैंने यहाँ पे शो कर दिया है दैट इज कैपिटल M, वेक्टर क्वांटिटी होती है। क्लियर? अब देखिए आप एक बात और आप क्लियर कीजिए, अगर किसी भी मैग्नेट का मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की वैल्यू ज्यादा है तो वो ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड को क्रिएट करता है, उसका मैग्नेटिक इफेक्ट भी ज्यादा होता है। इस बात को हम क्लियर कीजिए। अब मैंने यहाँ पे देखिए आपके एक मैग्नेट बार मैग्नेट ले दिया है, उसकी जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है उसको शो कर दिया है, उसके बीच के सेपरेशन को शो कर दिया है। अब हमारा जैसा कि डेरिवेशन का जो टाइटल सजेस्ट करता है कि अब हमें इस मैग्नेट को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखना है। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में बना देता हूं यहां पर। और सपोज करो जो ये आपका मैग्नेट है, ये या आप कह सकते हैं कि जो आपका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है m, ये कोई थीटा एंगल बना रहा है किसके साथ में, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के साथ में। मैं इसको बीच ही शो कर देता हूं, दैट इज यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। इतना क्लियर है? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लिया है, कोई मैग्नेटिक डायपोल रखा है, उसमें मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन को साउथ से नॉर्थ हमने शो किया है, और जो एंगल था वो मैंने आपको बता दिया, जो सेपरेशन बिटवीन बोथ पोल्स है वो भी हमने यहाँ पे शो कर दिया। अब कुछ भी नहीं करना है, हमें इतना पता है जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होता है वो जस्ट क्या होता है, प्रोडक्ट होता है पोल स्ट्रेंथ। मैं पोल स्ट्रेंथ यहाँ पे शो कर देता हूँ m एंड आल्सो m। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब एक बात देखना आप, अगर आपका जो मैग्नेटिक डायपोल है उसको आपने मैग्नेटिक फील्ड में पुट कर दिया है, तो मैग्नेटिक डायपोल को मैग्नेटिक फील्ड में पुट करने के लिए आपको वर्क करना पड़ेगा, और उस वर्क के कारण जो ये आपका मैग्नेट है, ये जिस फोर्स से रोटेट करेगा उस फोर्स को टॉर्क बोलते हैं। समझ रहे हो? जो इसको रोटेट कराने के लिए रेस्पॉन्सिबल फैक्टर रहेगा दैट इज द टॉर्क, और उसकी डायरेक्शन में शो कर देता हूं ऐसे। तो इस टो के कारण ये रोटेट करेगा, और ये टो ही रेस्पॉन्सिबल रहेगा, ये टो ही ट्राई करेगा इस मैग्नेटिक डायपोल को मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के एकदम अलाइन लाने की कोशिश करेगा।
और अगर ये अलाइन लाने की कोशिश करेगा तो वर्क होगा, और वो वर्क एज ए मैग्नेटोस्टैटिक्स पोटेंशियल एनर्जी आपके मैग्नेटिक डाइपोल में सेव हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा। तो आप एक बात देखिए, इसको क्लॉकवाइज रोटेट कराने के लिए जो रिस्पांसिबल फैक्टर है दैट इज द टो, और टो के बारे में हम पहले से जानते हैं क्या, एम बी साइन थीटा, एम बी साइन थीटा। इज इट क्लियर? यहाँ तक क्लियर है? कुछ भी नहीं किया हमने। आपके मैग्नेटिक डाइपोल के अंदर जो रोटेशन आया है, जो रोटेशन के लिए रिस्पांसिबल फैक्टर है दैट इज द टाउ, और टाउ की जो वैल्यू है मैंने एम बी साइन थीटा लिख दी है। अब तो बात हो रही है क्लॉकवाइज की, फिलहाल हम क्लॉकवाइज की बात कर रहे हैं। अब सपोज करो अब मैं आपके मैग्नेट को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कराना चाहूंगा, एंटी क्लॉकवाइज बोले तो इस साइड, और अगर मान लो मैं आपके मैग्नेट को एंटी क्लॉकवाइज मूव कराता हूं और वहां पर ये मूवमेंट लेता है कितना, डी थीटा का, कितना, डी थीटा का। तो एक बात बिल्कुल क्लियर करना, यहां पर आपको एक चीज ध्यान रखनी है बहुत ज्यादा, एक्सेलरेशन या फिर आप काइनेटिक एनर्जी की टर्म यूज होगी, उसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ऑब्वियस सी बात है कि अगर मैं आपके डाइपोल को क्लॉकवाइज और फिर उसके बाद एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कराता हूं, तो उसके लिए भी कोई ना कोई एक्सटर्नल फोर्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, और उस एक्सटर्नल फोर्स को मैंने टाउ एक्सटर्नल का नाम दिया है, क्या, तो ये टो एक्सटर्नल बोला है। तो सपोज करो ये जो टो एक्सटर्नल इस पे लगेगा, ड्यू टू दैट योर डाइपोल विल मूव एंटी क्लॉकवाइज इन डायरेक्शन, तो यहां पर भी वर्क तो होगा ना, वर्क तो होगा, और यहां जो वर्क होगा वो वर्क अब आपका अगेन एज ए पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगा मैग्नेटिक डाइपोल के अंदर, अगेन स्टोर हो जाएगा। देखो कैसे, मैं बोलता हूं यहां पर मान लो आपका जो टॉर्क लगा है दैट इज टाउ एक्सटर्नल, और ये जो टाउ एक्सटर्नल लगा है ये एज ए पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो रहा है। अब मैंने आपको यहाँ पे डी थीटा एंगल से मान लो इसने एंटी क्लॉकवाइज रोटेट किया है, तो हम यहाँ पर मान लेंगे कि पहले जो आपका मैग्नेटिक डाइपोल था वो थीटा 1 पे था, और जैसे टॉर्क लगा तो आपका एंटी क्लॉकवाइज मैग्नेटिक डाइपोल रोटेट किया, तो उसको मान लेंगे थीटा 2 एंगल तक वो रोटेट कर गया है। तो यहाँ पे क्या लिखो, वर्क डन तो यहाँ भी होगा, तो लेट मैं यही लिख रहा हूं dw इज द वर्क डन, किसके ऊपर हुआ है, टाउ डी थीटा, टाउ इनटू डी थीटा। अब यहां पर जो टाउ लगा है दैट इज द एक्सटर्नल, तो मैं इसको लिख दूंगा dw इज इक्वल टू टाउ एक्सटर्नल डी थीटा। यहां तक क्लियर है? अब एक बात बताइए मुझे आप, जैसे आपका जब डाइपोल क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा था तो उसके लिए जो रिस्पांसिबल फैक्टर था वो टाउ था, और अब अगर एंटी क्लॉकवाइज कर रहा है तो मैंने यहाँ पे टाउ एक्सटर्नल लिख दिया है। यहाँ पर एक बात बिल्कुल क्लियर कर लीजिए, विदाउट एक्सेलरेशन रोटेशन होगी, विदाउट एक्सेलरेशन रोटेशन होगी। इसका मतलब क्या रहेगा कि जो आपका टाउ एक्सटर्नल इस पे लगने वाला है दैट विल ऑलमोस्ट इक्वल टू टाउ, दैट विल बी ऑलमोस्ट इक्वल टू टाउ। और अब इसकी वैल्यू हम क्या कर देंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, मैंने मान लो इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट का नाम दिया है, तो इसको दे दो आप इक्वेशन नंबर सेकंड, वैल्यू पुट कर दो सेकंड dw, सेकंड इक्वेशन फर्स्ट वैल्यू पुट कर दो, इज इक्वल टू टाउ एक्सटर्नल ऑलमोस्ट इक्वल टू टाउ, तो टाउ की वैल्यू आपकी यहां थी m b sin थीटा d थीटा, इक्वेशन नंबर थर्ड दे दी। यहां तक आई थिंक बिल्कुल क्लियर होगा, कुछ भी मैंने इसमें नया नहीं किया है। टाउ आपको जो मैग्नेटिक डाइपोल था उसको क्लॉकवाइज रोटेट करवाना था, टाउ एक्सटर्नल इसको जो मैंने बाहर से टाउ एक्सटर्नल फोर्स लगाया है उसको थीटा 1 से थीटा 2 एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में विदाउट एक्सेलरेशन रोटेट करवा रहा है। यहां तक आप एक क्लियर कीजिए। इसके बाद क्या करना है, आपको कंप्लीट वर्क निकालना है, कंप्लीट अगर वर्क डन निकालना है तो क्या करोगे, इंटीग्रेशन कर देंगे इसका बोथ साइड। तो मैं लिख देता हूं इधर साइड बाय इंटीग्रेशन बोथ साइड क्या आएगा, कंप्लीट वर्क डन आएगा, इंटीग्रेट करेंगे।
लिमिट क्या रखेंगे, θ1 से θ2, क्योंकि जो रोटेशन इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हुआ वो θ1 से θ2 है। कर देंगे लोग कंप्लीट वर्क निकालने के लिए W दैट इज इंटीग्रेशन, लिमिट क्या रखोगे, θ1 से θ2 mb sin थीटा d थीटा। क्लियर, mb कांस्टेंट क्वांटिटी है, इसको बाहर ले आओ, w m b लिमिट्स θ1 to θ2 दैट इज द sin थीटा। sin थीटा का इंटीग्रेशन क्या रहेगा, माइनस cos थीटा। वह मैं नेगेटिव साइन को पहले बाहर ले रहा हूं, mb और cos θ1 θ2 sin थीटा जस्ट इंटीग्रेशन करते हैं। आगे ले लो w इक्वल टू माइनस mb, पुट कर दो cos θ2 माइनस cos θ1। ठीक है, अगर नेगेटिव साइन को अंदर आप कंसीडर करते हैं तो मैं cos θ1 को आगे ले जाता हूं, w इज इक्वल टू mb cos θ1 माइनस cos θ2। कुछ भी नहीं किया, नेगेटिव साइन को जस्ट अंदर इंट्रोड्यूस किया है, जिसके कारण आपका जो cos θ1 वो आगे आ गया है, cos θ2 पीछे चला गया है। यहां तक आई थिंक आपके क्लियर होगा। अब देखो, अब हमारे पास ये वर्क आया है, ये वर्क जो कंप्लीट वर्क लगाया है, ये वर्क एज ए मैग्नेटोस्टैटिक्स या कह सकते हो कि जस्ट पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो चुका है कहां पर, मैग्नेटिक डायपोल के अंदर। समझ पा रहे हो? तो इस वर्क डन को हम क्या लिख सकते हैं, मैं इधर लिख रहा हूं इसको आगे, योर वर्क डन W is equal to stored as a potential energy in the dipole। तो क्या लिख दूंगा मैं W को U के फॉर्म में। क्लियर? अब देखो आपके पास कुछ स्पेशल केसेस बनेंगे और स्पेशल केसेस में हम डिस्कस करेंगे किसको, इसी को डिस्कस करेंगे आगे कि अगर आपका θ1 की वैल्यू θ2 की वैल्यू क्या क्या रखेंगे तो आपका जो मैक्सिमम, मैं अगर टॉर्क की बात करता हूं या मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी की बात करता हूं तो उसके लिए हमारे पास एक्सप्रेशन आएगा। मैं देखो यहां लिखता हूं, मैं स्पेशल केस में ले लेता हूं इसको मैं रब कर देता हूं। कुछ नहीं करना है आपको, मैं लिखता हूं स्पेशल केसेस। कोस आ रहा है तो कोस के बारे में आपको पता होना चाहिए। इसमें आपको क्या पता होना चाहिए, कोस 0 डिग्री, कोस 90 डिग्री, कोस 180 डिग्री। इनके बारे में आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इन्हीं की वैल्यू हम पुट करके निकालेंगे इसके वैल्यू। जो ले लेता हूं, देखो आप सबसे पहले आप ले लो 0 और 90 का केस ले लो, तो मैं यहां लिखता हूं, इसी वैल्यू को आगे निकालूंगा। तो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mb। अब यहां पे देखो एक दिक्कत आ सकती है आपको, कई आपने डेरिवेशंस में देखना है, यहां पर cos θ2 माइनस cos θ1 है बट नेगेटिव साइन इसमें आउट रहेगा, नेगेटिव साइन आउट रहेगा। इसके अंदर मैंने क्या किया, मैं बार बार कह रहा हूं नेगेटिव साइन को मैंने अंदर कंसीडर कर लिया, इसे मैंने cos θ1 और cos θ2 की टर्म में लिख दिया, उसमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो देखो कर दो, cos 0 डिग्री माइनस cos 90 डिग्री।
बताओ क्या वैल्यू आएगी? cos 0 क्या होता है? अरे cos 0 0 और cos 90 1 लिख दो तो क्या आ जाएगा आपका यहाँ पे? एंड बी, ये 0 हो चुका है। अब एक बात देखना, यहां पर मैं अगर 1 की वैल्यू को पुट करता हूं यहां पर, एक सेकंड,